कुशनर साहब को भेजा गया है, वेनेजुएला में भी उनको भेजा गया था। तो हर चीज में है वो इनकी जो नेपोटिज्म वाली बात है, वो राइट अपने सर। परिवार को बिल्कुल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। फिरोज साहब, एक अदम गुंडवी भारतीय कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, एक शख्स है जो रोटी बेलता है, एक शख्स है जो रोटी खाता है, एक और शख्स है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, रोटी से खेलता है। तो अमेरिका वही तीसरा शख्स है जो न रोटी बनानी है, न खानी है, न पकानी है, सिर्फ रोटी से खेलना है। और वो सारे प्लेयर्स को खुद सेट करता है कि ईरान तुम इधर चलो, सऊदी तुम उधर चलो, इजराइल तुम यहां से बोलोगे, ईरान तुमको हम ये करना है, जॉर्डन तुम इधर चलो, कुवैत तुम इधर चलो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका पूरा खेल रहा है सर, दे आर प्लेइंग देयर ओन कार्ड्स। फिरोज बिल्कुल साहब। बिल्कुल। जी आपने ऐसा है। बड़ा अच्छा, मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है अच्छा कि फिरोज भाई, मैं आ रहा अमेरिका हूं आपके की पास। अच्छा, अमेरिका की तो एक ही मतलब नीति है कि कहते हैं ना कि न तराशे गए तो पत्थर थे, अमेरिका ने तराश लिए तो खुदा बन गए। तो जिस पे उसका हाथ आ जाता है वो देश आगे चमक जाता है। जी तो अमेरिका जिस पे हाथ रख देगा साहब, वो मतलब ठीक, बिल्कुल उटोपियन कंट्री है वो। ठीक है सर। फिरोज साहब, फिरोज साहब। जी हम्म। जी जी हाँ अमित साहब, ऐसा है जो आपने बात कही कि ये एक खेल खेल रहा है। हमें भी याद आता है कि बचपन में हमने जब स्कूल में थे, एक कहानी पढ़ी थी हम्म। कि दो बिल्लियों में झगड़ा हो गया तो बंदर किस तरीके से दोनों को बेवकूफ बना के उनकी उनका जो शिकार। रोटी खा गया उनकी। फिरोज साहब, आपका शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गोयल साहब, आपको भी ये लग रहा है कि अमेरिका ने अपने अपनी गोटियां सेट कर रखी हैं, वो खेल रहा है सबके साथ? गोयल साहब। जी, इस बात में सॉरी, एक मिनट में पहले हाँ। आ, हाँ, इस बात में तो खैर कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं हम्म। कि अमेरिका जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की, हम्म। उसका फायदा उठा रहा है, उठाएगा। और देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि अमेरिका उठाएगा, सारे ही मुल्क अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में, डायनेमिक्स में सभी का होता है। किसी की कैपेसिटी कम होती है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सभी जियो पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं और उठाते हैं। राइट अगर सर। आज रशिया रशिया इतना पावरफुल होता तो वो भी करते। तो मैं इस बात के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ कि फायदा उठाना चाहते हैं, कोई एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन को नहीं लेना चाहिए। वो करेंगे, अगर उनकी कैपेसिटी है वो करेंगी, कि उनका फायदा कहाँ होता है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो अभी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है, वो अभी इतनी अनबैलेंस्ड नहीं हुई है। अगर हम्म। पूरे इसमें जितनी इक्वेशंस देखी जाए, इतनी अनबैलेंस्ड नहीं हुई है कि अमेरिका अपनी मन मर्जी अपने मन के मुताबिक कर पाए। अगर हम्म। अमेरिका अपने मन के मुताबिक कर सकता, अगर उसको बाकी दूसरे फैक्टर्स का लिहाज नहीं होता, तो जो ईरान पर हमले की बात हम कर रहे हैं, हम्म। वो आज नहीं बहुत पहले हो चुका होता। जून में भी किया था। जून में वहां पर ये क्यों रुक गए थे वहां पर? ये वो इसलिए नहीं कि उनको लगा कि हाँ, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। उनको ये मालूम चल गया था कि एक हद से आगे वो भी नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। ईरान के ऊपर अगर जो बम्बर चले गए थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए, हम्म। तो क्या और नहीं कर सकते थे? हम्म। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक रिस्ट्रेंट फैक्टर है, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनकी जो न्यूक्लियर स्टोरेज है, ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो बाकी जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो हमारे बीच के अंदर नहीं होंगे? ये सारे जो करना है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इसमें अल्टीमेटली जो इम्प्लीकेशंस है पूरा, कि करने के बाद में नतीजा क्या होगा, एडवर्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उन सबको देखना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी यूएस को मिलिटरीली नहीं, लेकिन पॉलिटिकली अगर उसने ईरान के ऊपर ऑल आउट वॉर करी, तो पूरे मिडिल ईस्ट के जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी यूएस के साथ नहीं है। अगर वो हुआ तो इजराइल को मालूम है कि इजराइल की जो अभी मिडिल ईस्ट में जो इक्वेशन है, वो सब खत्म हो जाएंगी अभी ये। तो उन सबको देखते हुए, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी को देखते हुए, मुझको नहीं लगता कि यूएस भी ईरान के ऊपर हमला करने के ऊपर अभी वो तैयार है। और ना ही ईरान ईरान की तो कैपेसिटी भी नहीं है। ईरान ये जानता है अच्छी तरह से कि वो यूएस को एक हद से आगे ज्यादा प्रवोक नहीं कर पाएगा। राइट सर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी, और फिर देखिए बातचीत में कौन कितना एडजस्ट और कितना कंप्रोमाइज करते हैं। जी ठीक है। फिरोज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है, जी बिल्कुल जी आ रही है। जी फिरोज साहब, आप अपनी आप बात मुझे पूरी सुन कर पा रहे लीजिए। हैं? जी, आप अपनी बात पूरी कर लें सर। नहीं नहीं, मेरी बात बस इतनी थी, सिर्फ इतनी सी बात थी जी, कि ये बिल्कुल सही कहा मेरे ख्याल से, ये गोयल दत्ता साहब। साहब ने कहा हाँ, था या गोयल साहब ने। गोयल साहब ने, हाँ। हाँ, कि पहले ही कि पहले ही अमेरिका उलझा हुआ है, यूक्रेन में उलझा हुआ है, मडूरो को उठा के ले गया, और भी उसकी नजरें हैं। तो अमेरिका का इस वक्त वॉर में उलझना, मेरे ख्याल से उसको किसी सद्बुद्धि वाले लोगों ने कहा होगा ट्रम्प साहब को कि देखो अपना रौब दाब तो रखो, हाँ, अपना आपने एक जो है बेड़ा भेज दिया, दूसरा भी भेज दो, और भी जो कुछ आपको दबाव डालना है ईरान पे और पूरी दुनिया पे इस तरह की बातें करके। तो ये वही जो है ना, एक वॉर मॉन्गरिंग होती है, जी, एक वॉर का प्रोपेगेंडा चलता है। राइट ये सर। प्रोपेगेंडा अमेरिका चला रहा है, जिससे वो ईरान को दबाना चाह रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, हम्म, ईरान और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है, नो डाउट अबाउट हम्म, इट। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई होती है, हम्म, तो इसमें यह है कि ईरान जितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसका जो अमेरिका का जो पिट्ठू है इसराइल को, और जो उसकी बेसिस हैं सारे तमाम वेस्ट एशिया में, तुर्की तक जितनी भी कंट्रीज में उसकी हम्म, बेसिस हैं, हम्म, उसको भी तबाह कर देगा। लेकिन हम्म, बदले में ये बात पक्की है कि हम्म, अमेरिका जो है ईरान को नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा, ईरान भी नहीं बचेगा, वो भी गाजा से बदतर पोजीशन में चला जाएगा। हम्म, लिहाजा ये दोनों पक्षों के लिए, हम्म, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे वेस्ट एशिया के लिए, पूरी मिडिल ईस्ट के लिए हम्म, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर हम्म, वॉर होनी होती तो ये जून में हो जाती। राइट। जून में भी वॉर को रोका गया, कुछ नूरा कुश्ती हुई अमेरिका के और ईरान के बीच में कि तुम यहाँ बम फेंक लो और हम खामोश रहेंगे। ये क्योंकि पता है, और ईरान ने चूंकि अपने जो जो सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं, ड्रोन्स बनाए हैं, जिनको रूस भी खरीद रहा है, अजरबैजान, कहाँ कहाँ, आर्मेनिया वगैरह, जहां भी ये इस्तेमाल हुए थे। तो ये वॉर कोई इजी, ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है ये। तो ये जानता है यूएसए। लिहाजा मैं तो यही दुआ करता हूँ, रमजान का महीना 2 दिन बाद आ रहा है, कि रमजान में भी लड़ाई नहीं हो, उसके बाद भी लड़ाई नहीं हो। हाँ, ये जो रौब-दाब चल रहा है ये आप करते रहिए, लेकिन लड़ाई ना हो। ठीक है। जी सिंह साहब। श्रुति मैम, ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि आप सम अप करें पूरी डिबेट को, कि यहाँ से ईरान थोड़ा सा फ्रेजाइल दिखाई दे रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश हो गई है, वो कह रहा है कि न्यूक्लियर डील पर हम बात कर लेंगे, लेकिन हमारा रॉकेट प्रोग्राम जो है उसको आप ख़त्म मत करिए। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ तो ईरान में ही रख रहा है, ऐसा लग रहा है अब तो। ईरान ने मेरे हिसाब से बड़ा शातिर हाथ खेला है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी भी पीस डील में यूएस का कुछ एक लेन देन होना चाहिए। इसीलिए वो इस पीस डील के साथ साथ एक ट्रेड हम्म, डील उसके साथ लिंक करना चाह रहा है कि हम्म, कल को अगर हमारी पीस तोड़ी तो यूएस की इकोनॉमी को झटका लगना चाहिए। उस झटके से बचने के लिए हो सकता है आगे आने वाली कोई भी अग्रेशन जो है वो ईरान की तरफ थोड़ा 2 बार सोच के करेगा, यूएसए या इवन इजराइल। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा शातिर दिमाग लगाया। उनको पता है कि उनको पेट्रो डॉलर चाहिए, मैं आपको पहले एक बाइट दे चुकी हूँ इसको लेकर, और उनको पता है उनको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। तो वो राइट दाव भी मैम। वैसे ही फेंक रहा है कि डिफेंस डील करिए, हाँ, आप हमारे साथ क्रिटिकल खेलिए, हमारे मिनरल्स खेलिए, आप हमारे साथ पेट्रोल के अंदर, क्रूड के अंदर बात करिए, हम इन सब के लिए राजी हैं, खुले में आके बात करिए। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है, उसको आप टच नहीं करिएगा, और हमें कंप्लीटली जीरो न्यूक्लियर नहीं होने बोलिए, क्योंकि वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। इतना आप चाहेंगे हम फिर से कम कर देंगे, बिल्कुल ही कम कर देंगे। मटेरियल भी रशिया को बेच देंगे अगर आप कहेंगे तो, जो हमारा 400 kg का लेकिन जो श्रुति मैम, मटेरियल फिर अगर IAEA अमेरिका और ढूंढ रहे ईरान हैं। की डील हो जाती है, न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील, या फिर मिनरल्स को लेकर, क्रूड को लेकर, इजराइल को बहुत मिर्ची लगने वाली है फिर तो। इजराइल ने ऑलरेडी, आज आपने अगर उनकी स्टेटमेंट नोटिस करी होगी, नेतन्याहू ने क्या बोला कि अब वो डीकपल करना चाहते हैं यूएसए के साथ। उन्होंने बोला कि अब हम जीरो डिपेंडेंस पे जाना चाहते हैं। पिछले 10 साल का हमने एड भी लिया और हम 10 साल का एक पार्टनरशिप रखना चाह रहे थे, और 3 साल बचे हैं उस पार्टनरशिप के। उस पार्टनरशिप से पहले ही उसमें और 6 साल और जोड़ के, 6-7 साल और जोड़ के, अब हम अगले 10 साल में जीरो डिपेंडेंस ऑन यूएसए पे जाना चाहते हैं। तो उनको ये समझ में आ गया है कि यूएसए के हाल अब वैसे नहीं रह गए कि उनको अनकंडीशनली वो सपोर्ट कर सके। उन्होंने ऑफ कोर्स थोड़ा डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन करते हुए बोला है कि हम उनके साथ पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट नहीं बन के रहना चाहते, हम उनके टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते। तो वो अपना जानते हैं कि उनको अपनी सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ानी है। उन्होंने ये ऑलरेडी डीकपलिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको दिख गया है कि जिस तरह से ट्रम्प 2.0 के अंदर खाड़ी देशों को जो फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, कतर हो, यूएई हो, सऊदी हो, उनके सामने इजराइल का उतना जो जोर है, जो भार है, वो नहीं रह गया है। तो ये ऑलरेडी इजराइल थोड़ा सा डीकपल मुझे करता नजर आ रहा है। लॉबिंग वाइज भी अगर देखा जाए तो कतर नंबर 1 है,
और उसके बाद इजराइल आता है यूएसए के अंदर। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स अभी कुछ सालों में ऐसे चलते चलते हुई हैं, तो इजराइल